वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में देखेंगे, जिसके बारे में कुछ स्पेशल कहानियां हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिट्स होती हैं और इनका जो है हम लोगों को जानना भी थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में आपको सब्जेक्ट की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। कार्य निर्धारण के लिए सबसे पहले कार्बन पद्धति का उपयोग किया गया था। तो कार्बन पद्धति के माध्यम से डीपी अग्रवाल साहब ने इसका काल निर्धारण जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना है। और अगर मिट्टी के मुद्राओं के आधार पर देखा जाए, जो उस समय मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, या फिर जिस प्रकार से आप जान सकते हैं मुद्रा का मतलब पैसे से है, तो उसके आधार पर अगर इसका निर्धारण करें तो यह 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य आता है। और अगर तो जॉन मॉर्सल ने जो है सिंधु सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना है। लेकिन इस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के कई चरण हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण और विनाश के कारण बने हैं। और इसमें सबसे जो है विकसित समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता का है 2100 BC 2100 BC का। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अधिक विस्तृत रूप में प्राप्त होती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो है कहानी शुरू होती है लगभग 150 साल पहले आज से, जब जो है पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन की स्थापना की जा रही थी। तो इस काम में जुटे हुए जो इंजीनियर थे, उन्होंने जो है अचानक हड़प्पा स्थल प्राप्त किया, लेकिन वे उस समय इसको जानते नहीं थे कि यह जो प्राप्त स्थल है वह हड़प्पा ही है। असल में उनको जो है आवश्यक थी कुछ ईंटों की, तो उन्होंने जो है इस पूरा स्थल को जो है प्राप्त किया, जो कि पाकिस्तान में है। और उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जिससे हमें अच्छी ईंटें मिल जाएंगी, और यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहर से बहुत सारी ईंटें, हज़ारों ईंटें जो है उखाड़ ले आए और उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। और इससे जो है हड़प्पा सभ्यता की काफ़ी इमारतें जो है, जब बाद में इसको अच्छे से खोज किया गया तो पता चला कि इसकी इमारतों में काफ़ी इमारतें जो हैं ध्वस्त हो चुकी हैं। अब इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज लगभग 80 साल पहले हुई, जब पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज जो है सबसे पहले हुई थी, जो हड़प्पा नगर है, तो इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी, यहाँ से सिंधु नदी होती हुई निकलती है, और पूरे सिंधु नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर गुजरात क्षेत्र में, और यहाँ बलूचिस्तान, और यहाँ पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। और ये जम्मू कश्मीर में मांडा तक भी इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से इसका विस्तार बहुत ही विस्तृत था। अब इसके बारे में आगे कहानी देखते हैं हम। इस पुरास्थल में जो है जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि इसकी इमारतें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की ही खोज के आधार पर हुई थी। तो इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। 4700 साल पहले मतलब वर्तमान में जो चल रहा है समय, यह जो है 2021 है। तो 2021 से अगर आप जो है पीछे जाएंगे 4700 साल पहले, 4700 साल अगर आप पहले जाते हैं, तो ये जो है AD है, जिसको ईस्वी कहते हैं। और जब ये आप 2021 साल पीछे जाएंगे, तब उसके बाद जो है यहाँ पर BC शुरू होगा। तो यह जो है आपका BC में चला जाएगा। तो पहले 2021 तक जो है, इसको आप अगर घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। 4700 में से आप 2021 घटा दीजिए, जितना आएगा तो उतना आपका जो है BC चला जाएगा, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व इसका आकलन किया जाता है।
तो इसकी सभ्यता का जो है विस्तार आपको लगभग देखने को मिल जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में। सिंधु सभ्यता में जो है प्रायः जो है पुरानी इमारतों को तोड़कर फिर उसके स्थान पर नई इमारतों का निर्माण किया जाता था। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया चल रही है। आजकल पुराने खंडहर, पुराने मकान हमको देखने को नहीं मिलते हैं। आज नई बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, इसलिए पुराने मकानों का अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन इनके अवशेष जो है ज़मीन में हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिलते हैं। तो इनका जो विस्तृत क्षेत्र है आप जो है जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि पंजाब के सिंध प्रांत में है, उसके बाद जो है बलूचिस्तान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो है इनका विस्तार पाया जाता है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग की चित्रकारी बनी हुई है, और पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड आदि अनेक प्रकार के हम लोगों को पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में जान लेते हैं कि नगरों की विशेषता किस प्रकार से थी। तो जो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि नगरों को जो है 2 हिस्सों में बांटा गया था। प्रायः पश्चिमी भाग जो है छोटा होता था, एक जो है पूर्वी भाग होता था जो बड़ा होता था, और एक जो है पश्चिमी भाग होता था जो छोटा होता था। तो जो पश्चिमी भाग होता था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बनाया जाता था, और पूर्वी हिस्से बड़े होते थे लेकिन यह निचले इलाके से जुड़े होते थे। ऊंचाई वाले भाग में पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो हमारे जो ऊंचाई वाले भाग हैं जो प्राप्त हुए हैं, इनको पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग की संज्ञा दी है, और निचले हिस्से को जो है उन्होंने सिर्फ नगर कहा है। नगर दुर्ग और ये निचला नगर। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र हो गया यह नगर है, और यह जो है नगर दुर्ग, और जो ये नीचे वाला क्षेत्र है इसको जो है निचला नगर कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। दोनों हिस्सों की चहर दीवारियाँ जो होती थीं वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये दोनों हिस्से जो बनाए जाते थे पक्की ईंटों से जो है इनकी बाउंड्री बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी हैं, और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस प्रकार की जाती थी कि दीवारें जो हैं बहुत ही मजबूत होती थी। कुछ नगर तो ऐसे हैं जिनमें नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने जो है एक विशाल स्नानागार की संज्ञा दी है। आप जो है अगर चित्र में देखेंगे तो इस प्रकार से विशाल स्नानागार के आपको साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिलेंगे। इन तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत बनाई गई थी। मतलब पानी का रिसाव जो है ज़मीन के अंदर ज़्यादा ना हो, इसको रोकने के लिए जो है इसमें प्लास्टर की एक चारकोल की परत बनाई गई थी। और इस सरोवर में दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इस प्रकार से कुएं बने हुए होते थे और इन कुओं से जो है पानी निकाला जाता था और इसे भरा जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर जो है स्नान किया करते थे। मतलब किसी समय कोई धार्मिक अनुष्ठान हो उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पर विशेष रूप से आयोजन किया जाता था और यहाँ पर लोग स्नान किया करते थे। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे वर्तमान में भी बहुत से धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े जलकुंड पाए जाते हैं, जहाँ पर आप जो है भगवान की ईश्वर की पूजा करके उसके बाद उसमें स्नान भी करते हैं। तो इस प्रकार के वर्तमान में भी धार्मिक अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में जो है अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे
कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं जिसे अन्न गृह भी कहा जाता था, और यहाँ पर अन्न का संग्रह किया जाता था। मतलब जो उस क्षेत्र के उत्पादन थे उसको जो है वहीं पर सुरक्षित रखा जाता था अन्न गृह में। अन्नागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतों में से है, जो कि ये महान स्नानागार से भी बड़े थे। आप हड़प्पा के अगर नगरों में देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ईंट की चुनाई की जाती थी, जिसका उपयोग जो है दीवार बनाने के लिए किया जाता था। और इन नगरों के घर खास तौर पर जो है 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांशतः घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में आपको जो है इस प्रकार के कुएं भी देखने को मिल जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले पाए जाते थे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिलकर आगे बाहर निकाल दी जाती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था के बारे में हम विस्तृत रूप से जानते हैं। अक्सर घरों की नालियाँ बड़े सड़कों में मिल जाती थीं और बड़े नालों में मिला दिया जाता था। इन नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर जो है मेन होल बनाए जाते थे, जिससे इन नालों की आसानी से सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। यह एक ही साथ किया जाता था, ये नहीं कि अलग अलग रूप में किया जाता है। इन सब चीज़ों का निर्माण जो है एक ही साथ किया जाता था, जिसमें घर, नाले और सड़क के आधार पर जो है घर का निर्माण किया जाता था। यह एक अच्छी प्रक्रिया है। जब आप घर और नाले एक साथ मैनेज करेंगे तभी आप अच्छे से जल निकासी की व्यवस्था को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जल निकासी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हड़प्पा के जो है नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने में, योजना के रूप में निर्माण करने में हमेशा लगे रहते थे, जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना करते रहते थे। ये लोग संभवतः शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों का अपने पास रखने का विशेष महत्व समझते थे। उनको लगता था कि ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही उपयोगी हैं। और इन नागरिकों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते रहे होंगे, जो बच नहीं पाई है। उस समय अक्सर ये होता था कि एक आपको सील मिली होगी, आप इस अध्ययन के दौरान देखे होंगे, जिसके माध्यम से जो है वस्तुओं को चिन्हित किया जाता था कि यह कहाँ की वस्तुएं हैं। तो इस सील के माध्यम से लिपिक लोग अपनी सामग्री पर एक मुहर लगाते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ साथ लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ। जो किस्से कहानियाँ हैं उसके चित्र आपको जो है मिट्टी के बर्तनों पर या फिर दीवार चित्र के रूप में कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे अक्सर क्या करते थे, खेलते रहे होंगे। मिट्टी के बर्तनों में कई प्रकार के ऐसे बर्तन मिले हैं जिससे वहाँ पर जैसे हल का चित्र मिला है, तो हल के चित्र के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि लोग वहाँ पर हल से खेती भी करते रहे होंगे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और उसमें बना नाला, और उसके बाद यह एक कुआं है। और हड़प्पा सभ्यता में जो है ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि
उस समय के रहन सहन को समझने में यह विशेष योगदान प्रदान करती हैं। आप इस सील को भी देख सकते हैं। इस सील का उपयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में सामानों को चिन्ह लगाने के लिए या फिर उसको यह बताने के लिए कि यह यहाँ से ऑथराइज्ड है या फिर इस एरिया, इस क्षेत्र से यह वस्तु भेजी गई है। इस चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों का सील के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। सिंधु सभ्यता में जो है हमको विभिन्न प्रकार के धातुओं या फिर पदार्थों को माप तौल के लिए जो बाट मिलते हैं वो इस प्रकार से आपको बाट मिलेंगे। इन बाट्स को जो है 16 के गुणांकों में प्रदर्शित किया जाता था। मतलब 16, फिर उसके बाद 64, फिर उसके बाद 160। तो इस प्रकार से 16 के गुणांक में ये बाट होते थे। 320, फिर 640। इस प्रकार की इनकी साइज के गुणांक होते थे, जिनसे जो है हल्की वस्तुएं और भारी वस्तुओं को प्रायः तौलने में उपयोग किया जाता था। आप जो है अगर इनकी माप शैली को देखेंगे तो यह भी एक विशिष्ट प्रकार की माप शैली में आती है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई हैं उनमें जो है अधिकतर पत्थर हैं, शंख हैं, तांबे हैं, कांसे हैं, सोने हैं और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई वस्तुएं हैं। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से धातुओं का भी इनको विशेष ज्ञान था। यहाँ पर जो है सबसे प्रमुख आकर्षक की वस्तुएं हैं वो हैं बाट, मनके और जो है फलक। तो इस प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर, जैसे कि बाट का उपयोग जो है माप तौल के लिए किया जाता था और मनके का उपयोग ये गले में जो है माला पहनने के लिए करते थे और इन फलक्स का उपयोग भी ये इसी प्रकार से किया करते थे। अब इन मनकों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता था कि मनकों को जो है अच्छी तरह से पहले पॉलिश किया जाता था। जो मनके बनाए जाते थे वो कार्नेलियस पत्थर से बनाए जाते थे और पत्थरों को काट कर तराश कर इनको मनके बनाए जाते थे और इनके बीच छिद्र किए जाते थे ताकि इसमें धागा डालकर माला बनाई जा सके। और इस प्रकार की माला का उपयोग जो है वो पहनने के लिए करते थे। और फलक की बात करें तो कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त ये जो धारदार फलक होते थे इनसे जो है वस्तुओं को काटने का भी कार्य किया जाता था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय के औजार रहे हैं जिनका उपयोग धागा काटने के लिए या फिर फल या फिर सब्जी या फिर अन्य चीज़ें काटने के लिए मुख्य रूप से किया जाता रहा होगा। तो कपास की खेती का उपयोग जो है सबसे पहले मेहरगढ़ में 7000 साल पहले किया गया था और मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। और कपास की खेती का उद्देश्य सूती वस्त्रों का निर्माण करने से है, क्योंकि कपास से ही सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में जो है यह कपास के अवशेष या फिर सूती कपड़ों के अवशेष दिखाई देते हैं। ये अवशेष जो है चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं में चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी अन्य कई स्थानों पर जो है इन सूती वस्त्रों का अवशेष प्राप्त होता है। और आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से मिली एक पत्थर की मूर्ति है जिसमें कढ़ाईदार वस्त्रों का उपयोग हुआ है और जिस मूर्ति में कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक प्रतिमा अंकित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी सूती कपड़ों का उपयोग करते थे। ये लोग जो है पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियों से सूत कताई का काम करते रहे हैं। ये फेयंस और तकली के माध्यम से
जो फेंस से तकली बनाते थे उसी के माध्यम से सूत काटते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, और आप देख सकते हैं मनकी चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, जैसे मोहरों का निर्माण करने के लिए उसमें जो फिर स्ट्रक्चर हैं उनका निर्माण करना आदि। इन प्रकार की चीज़ों का निर्माण वो करते रहे हैं, जो कि एक विशेषज्ञ के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में थे। आप अगर चित्र में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो मूर्ति है इसमें चेहरे का किस आकर्षक ढंग से निर्माण किया गया है, और इसमें दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। यहाँ विशेष प्रकार की मूर्ति कला का एक नमूना आपको देखने को मिलेगा, और इसमें जो है सूती वस्त्रों की छाप भी पड़ी हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय के लोग जो है सूती वस्त्रों का निर्माण करते थे और सूती वस्त्रों का उपयोग भी किया करते थे। सिंधु सभ्यता में एक जो है विशेष प्रकार की वस्तु पाई गई है, जो है फेंस। फेंस जो है वह कृत्रिम तौर पर बनाया जाता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राकृतिक तौर में पत्थर और शंख प्रकृति में उपलब्ध पाए जाते हैं, लेकिन यह जो है फेंस होता है बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी सी परत, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही चिकनी सी परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी सी परत पर नीले या हरे समुद्री रंग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इस प्रकार के होते थे। इस फेंस का उपयोग जो है मनके बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में, बाले बनाने में और छोटे बर्तन बनाने में मुख्य रूप से किया जाता था। अब अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बाहर से आयात करते थे और उनसे वस्तुएं निर्मित करते थे। तो कच्चा माल इसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, अन्य धातुओं के अयस्क हो गए, जो प्राकृतिक रूप में हमको उपलब्ध मिलते हैं। इनसे भी हम वस्तुएं बनाते हैं, इनको शुद्ध करके। अगर हम देखें तो किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिली हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ को वे दूर दूर से वो लाते थे और उनका आयात करते थे। अब ये वस्तुएं आप जानते हैं कि बहुत से वस्तुओं को निर्माण में कच्चे माल के तौर पर प्रयोग की जाती थी। हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात संभवतः कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। तो राजस्थान आप देखेंगे अगर मैप में, तो राजस्थान एक भारत का प्रमुख क्षेत्र है, और यहाँ से तो राजस्थान के क्षेत्र से ये जो है तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो होती थी वो टिन होती थी, और टिन का आयात जो है ईरान से किया जाता था। ये अफ़गानिस्तान के आगे ईरान और इराक का क्षेत्र है, जहाँ पर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो अफ़गानिस्तान से किया जाता था, ईरान और अफ़गानिस्तान से, ईरान से भी किया जाता था इसका आयात, और अफ़गानिस्तान से भी किया जाता था। अब सोना आता है। सोने का आयात कहाँ से किया जाता है? तो सोने का आयात मुख्य रूप से जो है कर्नाटक से किया जाता था। कर्नाटक भारत का जो है दक्षिणी क्षेत्र है। दक्षिण क्षेत्र में केरल, कर्नाटक है। आप जाएंगे इधर नीचे तो आपको यहाँ पर केरल और कर्नाटक देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से सोने का आयात जो है कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थरों का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। अब बहुमूल्य पत्थरों का भी निर्माण किया जाता था कलाकारी के रूप में, और आप देखेंगे तो इस प्रकार से बहुमूल्य पत्थर जो हैं ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किए जाते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में आपको इस प्रकार के खिलौनों की एक गाड़ी भी मिलती है, जिसमें आप इस संरचना को देख सकते हैं। पहिए लगे हुए हैं और ये लकड़ी का बना हुआ है। ये मिट्टी का है, लेकिन उस समय जो बना रहा होगा हो सकता हो कि लकड़ी का भी बना हो और इससे यातायात किया जाता हो, क्योंकि यह जो है
यातायात के लिए भारत से फिर अफ़गानिस्तान होते हुए फिर ईरान, इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में जो है मुख्य रूप से व्यापार किया करते थे। तो इसलिए यह माना जाता है कि हो सकता है कि वो जो है यातायात के लिए जो है गाड़ी का प्रयोग करते रहे हों। सिंधु सभ्यता में नगरों के विकास के साथ साथ वहाँ पर जो है बेसिक आवश्यकता जैसे कि उनका भोजन और जानवर और उनके खाद्यान्न किस प्रकार के होते थे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सिंधु सभ्यता के लोग जो है नगरों में रहते थे और नगरों के अलावा जो है उनके पूर्वी क्षेत्र में जो है गांव भी बसते थे। तो लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे जो गांव में रहते थे और जानवर को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों और लेखक हुए, जैसे दस्तकार हुए, उनके लिए खाने के सामान उपलब्ध कराते थे। पौधों के अवशेष से यह पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे और फसल पैदा करने के लिए वो किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। तो ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी उस समय। हड़प्पा काल के जो हल हैं वो तो अब बचे नहीं हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके भी अपनाए। संभवतः पानी का संचय किया जाता रहा होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई भी की जाती थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हल मिट्टी का ये जो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये मिट्टी का मिला है लेकिन लकड़ी का नहीं मिला है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि ये हल जो मिट्टी का है इसी की तरह बड़े आकार में वो लकड़ी का होता था, जिससे ये लोग प्रायः खेत की जुताई और बुआई करते थे और खेतों को जल की आवश्यकता होती थी तो उसके लिए वो संचय व्यवस्था भी करते थे, जल का संरक्षण भी करते थे और उसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए करते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे के महीनों में क्या होता है कि मवेशियों को चारे पाने की तलाश में जो है दूर दूर तक ले जाया जाता था और ऐसी परिस्थितियों में वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे और ये प्रायः इनका सेवन भी करते थे। मछलियाँ पकड़ना और मारना, उसको खाना, हिरण का शिकार करना, खाना और जंगली फलों का उपयोग करना, उसको खाना, इस प्रकार के जो है उपयोग कर करके वो अपना जीवन यापन उस समय करते थे। आइए अब हम जो है गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर के बारे में जानते हैं। जो कच्छ के इलाके में, ये गुजरात का कच्छ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो गुजरात के कच्छ के इलाके हैं, यहाँ पर जो है एक पुरातात्विक स्थल है धौलावीरा, जो कि जो है खादिर बेत के किनारे स्थित है और वहाँ खादिर बेत नदी है, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन भी बहुत उपजाऊ थी। तो जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा का यह नगर था वो 3 भागों में विभक्त था। तो 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में बुदाया पाया गया है। जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं और उसमें जो है लिपि या अक्षरों के रूप में उसमें संरचना बनाई गई हमको देखने को मिलती है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो है मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, लेकिन जो लकड़ी या पत्थर पे मिले हैं वो बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है। अब लोथल के बारे में देख लेते हैं। तो लोथल अगर आप देखेंगे तो यह भी जो है गुजरात के क्षेत्र में, और ये रहा लोथल। तो यह जो है खंभात की खाड़ी है यहाँ पर। तो खंभात की खाड़ी के
निकट जो है साबरमती नदी है और उसकी उपनदी के रूप में एक नदी है जिसमें उसका किनारे का क्षेत्र हमारा प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक ऐतिहासिक स्रोत जो है लोथल हमको वहाँ उपलब्ध मिलता है। तो यहाँ जो है कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस केंद्र में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मुहरे और मुद्रांकन या फिर मुंहबंद जैसे गीली मिट्टी पर दबाने वाली छाप, जैसे कि आजकल सील का मुहर का प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार की मुहर मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भंडारगृह की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, क्योंकि यह जो है लोथल एक व्यापारिक केंद्र था मुख्य रूप से। यहाँ से समुद्री मार्ग के द्वारा जो है व्यापार किए जाते थे और मुद्रांकन जो है कई प्रकार के मिले हैं, मतलब विभिन्न सभ्यताओं से जो व्यापार हुआ करते थे वहाँ की वस्तुओं में वहाँ के मुद्रा का अंकन होता था, सील का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर बहुत सी वस्तुएं बाहर से भी आती थीं, तो इसलिए यहाँ पर हमको जो है यह देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार की सील जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिलते हैं। जो हमारा लोथल क्षेत्र है यहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमको पत्थर के टुकड़े और मनके विशेष रूप से मिलते हैं। और अगर अब हम बात करें मुद्रांकन या फिर मुद्रा जो कि सील के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसका उपयोग क्यों किया जाता था और कैसे किया जाता था, अगर इस पर हम चर्चा करें तो हमको यह देखने को मिलेगा कि इस प्रकार की संरचना जो है हमको मिलती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक सील के द्वारा जो है वस्तु पर मुहर लगाई गई है। मुहरों का प्रयोग जो है सामान से भरे उन डिब्बे या थैलों पर चिन्ह करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाना होता था, व्यापार के लिए जिनका उपयोग किया जाता था। थैले को बंद करने के लिए उसमें जो है मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते थे। जो थैले के मुँह पर जो है पैक करके फिर उसके बाद सील लगाई जाती थी, इसको हम मुहर बंदी के नाम से जानते हैं उस समय। आज भी जो है पैक किया जाता है, टैग लगाया जाता है सामान की सुरक्षा के लिए, जिससे कि ये पता चले कि कौन सामान, अगर किसी ने छेड़खानी की है तो वो सामान आपको खुला हुआ मिलेगा। अगर कोई छेड़खानी नहीं करता है तो वह उस प्रकार से उसमें बंद मिलेगा। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, और अगर यह टूटी हुई मिले तो इसका मतलब यही है कि इस सामान से जो है छेड़खानी अवश्य ही की गई होगी। यह आज भी प्रयोग में लाया जाता है सील। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार और यहाँ तक कि ज़िले में तहसीलदार और सब, हर विभाग की अपनी एक अलग मुहर होती है। अब अगर इसके बारे में जानें कि इस सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ होगा, तो इसमें जो है विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। और लगभग जो है 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन, मुद्रा और बाट का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकासी प्रणाली जो है एकदम से नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी-नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, इसके बारे में हम अगर डिस्कस करें तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगल का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, और इसके अलावा मवेशियों को, बड़े बड़े झुंडों को चारा, घास आदि की आवश्यकता होती, जिससे मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होता है। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में अभी आज भी बहुत मतभेद हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था
जो भी हुआ हो, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर इतिहास में, जैसे कि कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त है या फिर कोई उस प्रकार से साक्ष्य नहीं है, आदि इतिहास के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, मिला तो है लिखित साक्ष्य लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो, जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। जो इन नए नगरों का विकास हुआ उसके बारे में हम आगे देखेंगे, क्योंकि यह जो है इसके आदि इतिहास में नहीं आते हैं, यह जो है आते हैं हमारे ऐतिहासिक स्रोत में, क्योंकि उसके बारे में लिखित और व्यवस्थित जो है सामग्री हमको प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की एकमात्र सभ्यता नहीं थी। उस समय भी कई ऐसी सभ्यताएं थी जो कि फल फूल रही थी। तो उसमें एक मुख्य सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, जो कि अफ्रीका में महाद्वीप में स्थित थी। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है नील नदी के किनारे यह स्थित सभ्यता थी। तो इस इलाके को भी मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो अधिकांश भाग है वह रेगिस्तान है, और जो फलने फूलने वाला क्षेत्र है हमारा मिस्र की सभ्यता का, वह स्थित अगर है तो वह है से नील नदी के तट पर। जैसे कि हमारे यहाँ सभ्यता सिंधु नदी के किनारे अधिकतर है, उसी प्रकार से यहाँ पर विकसित सभ्यता जो थी वह नील नदी के तट पर थी। तो लगभग जो है 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें जो है पिरामिड कहे जाते थे, और पिरामिड जो है इस प्रकार से त्रिविमीय संरचना होती थी, और पिरामिड के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें वो रखते थे सुरक्षित। इसमें जो है राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाया कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इनके शवों के साथ ही अनेक प्रकार की इनके उपयोग की जो चीज़ें थी वो भी दफनाई जाती थी। इनमें जो है खाद्य, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी मिले हैं। कभी कभी शव में उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। मतलब अगर राजा मरा तो उसके साथ जो है जिंदा या मृत, अब इस प्रकार का तो कोई विशेष साक्ष्य नहीं है, लेकिन यह मिला है कि उनके सेवक और सेविकाओं को भी उसमें दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अब बताइए, इतने बड़े बड़े पिरामिड्स का निर्माण किया जाता था इनको सुरक्षित रखने के लिए, और अगर मान लीजिए राजा की मृत्यु हो गई तो उसमें जो है उसके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। इनका मानना ये था कि इनका जो है जब फिर से ये उठेंगे या फिर जब ये फिर से जगेंगे तो इनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो उनके आवश्यक वस्तुओं में पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, वाद्य यंत्र, हथियार, जो भी उनके प्रिय सामान हुआ करते थे उनको भी इसमें दबा दिया जाता था। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष ही यह भी एक सभ्यता थी। और हम जो है अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मेहरगढ़ में जो है सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी 7000 साल पहले, और नगरों का आरंभ जो है लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। और 4700 वर्ष पहले है, ना कि यह एडी में दिया है या फिर बीसी में दिया है, तो इसको आप वर्तमान से इसको घटाएंगे। तो जितना आप 2021 तक जाएंगे फिर उसके बाद जो बचेगा आपका वह आपका जो है वह बीसी में चला जाएगा। 2021 तक जितना जाएंगे वो आपका एडी में होगा, बाकी चीज़ें आपकी बीसी में चली जाएंगी। तो हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुआ था। तो अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जैसा कि हमने बताया कि इसका सबसे उत्कर्ष का काल जो रहा है वो रहा है 2100 ईसा पूर्व का, जो कि बहुत ही संभ्रांत माना जाता है। उस समय के दौरान सबसे विकसित रहा है। और इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी टाइप की कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। और इसके बाद ये हमारा कुछ प्रश्न
जिसको आपको सुमेल करना है। और अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो हमको ये आशा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर देंगे। इसको जो है सुमेलित करना है। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, सोना कहाँ से प्राप्त होता था, टिन कहाँ से प्राप्त होता था और बहुमूल्य पत्थर हमारे कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। इसको सुमेलित करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप अपना ख्याल रखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल देखते हैं और आपकी इच्छा है आगे भी वीडियोस पाने की, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।